सेकेंड ईयर क्लास आज हम पढ़ेंगे टॉपिक 15.8 जिसका नाम है डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। बच्चे डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग को समझने से पहले ना डायफ्रैक्शन को रिवाइज कर लेते हैं। जी तो बेटे इमेजिन करते हैं लाइट की जो रेज़ हैं या वेव्स हैं वो इस शेप की हैं, यानी सीधी वेव्स। जैसा कि आपको याद होगा रिपल टैंक में पानी के अंदर जब वेव्स पैदा करवाते हैं ना तो इस तरह की सीधी वेव्स होती हैं। अब ये भी इमेजिन कर लें कि इनके रास्ते में ना ये ब्लू कलर की एक रुकावट है, ठीक है, और ये ब्लू कलर की भी एक रुकावट है। ऐसा करते हैं, इसको ना हम डबल कर लेते हैं ताकि ये वाकई रुकावट फील हो। तो ये रुकावट है ये जो ग्रीन कलर है इसके रास्ते में ये दो रुकावटें पड़ी हुई हैं, ठीक है। अब इन रुकावटों का नाम होता है ऑब्स्टेकल्स या बैरियर भी कह लेते हैं। और इनके दरमियान में ये जो खाली जगह है बेटे दिस इज़ कॉल्ड स्लिट। तो अब क्या होगा, अब होगा ये कि ये जो सीधी वेव्स आ रही थी इनको गुजरने के लिए ये स्लिट यानी छोटा सा रास्ता मिला है, जिस वजह से ये अपने आप को यूं बेंड कर लेंगी या मोड़ लेंगी और ऐसे फैलेंगी भी। आप देख सकते हैं शुरू में कम फैली हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये ज़्यादा फैलेंगी। इस प्रोसेस को बोलते हैं डायफ्रैक्शन। ओके, तो डायफ्रैक्शन क्या होता है कि जब ऑब्स्टेकल के ये शार्प एजेस आते हैं, दरमियान में स्लिट आती हैं, तो वेव्स अपने आप को बेंड कर लेती हैं और स्प्रेड कर लेती हैं। तो डेफिनेशन कहता है द प्रॉपर्टी ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड ऑब्स्टेकल्स। तो ऑब्स्टेकल के गिर्द पहले वो बेंड करेंगी एंड स्प्रेडिंग ऑफ लाइट वेव्स इनटू ज्योमेट्रिकल शेडो, और एक ज्योमेट्रिकल शेडो बनेगी। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वो दरमियान में बैरियर है, दरमियान में खाली जगह स्लिट है, नैरो ओपनिंग है, तो यहाँ पर ये जो शेडो बन रहा है ये एक ज्योमेट्रिकल शेडो है, ठीक है, ऑफ एन ऑब्स्टेकल इज़ कॉल्ड द डायफ्रैक्शन। अब बेटे डायफ्रैक्शन को समझने के बाद डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग देखते हैं। पहला वाला पैराग्राफ यानी यहाँ से यहाँ तक फ़िलहाल स्किप करते हैं, फ़िलहाल आज के लेक्चर में ही देखेंगे इसको। अभी हम यहाँ से शुरू करते हैं, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग को समझते हैं। ओके बेटे, तो ये जो आपको इमेज नज़र आ रही है ये डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग की है। अब ये इमेज क्या है, ये डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो दरमियान में ग्रूव या खाली जगह है वो वैसी ही है जैसे स्लिट थी। याद है स्लिट अभी मैंने बनाई, बैरियर है, फिर बैरियर है, दरमियान वाली खाली जगह को क्या बोला मैंने, स्लिट बोला। इसी तरह से आप देख सकते हैं ये एक बैरियर होगा, ये भी बैरियर होगा, दरमियान वाली जो जगह होगी वो स्लिट होगी। लेकिन इस केस में स्लिट कितनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो अगर स्लिट बहुत ज़्यादा हो तो हम उसको डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का नाम देते हैं। तो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग कोई नई चीज़ नहीं है, बेसिकली वही स्लिट हैं, लेकिन फ़र्क क्या है, कोई एक दो स्लिट नहीं, बहुत ज़्यादा, थाउजेंड्स में, ठीक है, हज़ारों में, तो उसको बोलना है डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। अब डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में दो बातें आपने याद रखनी है, और वो कौन सी हैं आइए इसको बना के देखते हैं। सबसे पहले मैं एक बैरियर बनाता हूँ, फिर दरमियान में स्लिट और फिर एक बैरियर, ठीक है, फिर ऐसे ही करता जाता हूँ और कुछ मेरे पास आ जाएंगी स्लिट्स और कुछ आ जाएंगे बैरियर। अब मैं बड़ी ध्यान से इनको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में दो बातों का ख्याल रखा जाता है। पहली बात कि ये जो स्लिट हैं इनकी बेटे विड्थ सेम हो, यानी मोटाई सेम रखनी है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं तमाम ये स्लिट जो अंदर खाली जगह हैं उनकी मोटाई सेम बनाई गई है जैसे रेगुलर होती हैं। तो पहली बात क्या होनी चाहिए कि ये जो स्लिट हैं इनकी अपनी मोटाई सेम होनी चाहिए। नंबर 2, स्लिट के दरमियान जो सेपरेशन होती है, फासला होता है, वो तमाम बराबर होना चाहिए। यानी पहली स्लिट और दूसरी स्लिट के दरमियान जितनी स्पेसिंग है जिसको हम डी बोलते हैं ना, वो सेम होनी चाहिए। दूसरी और तीसरी स्लिट के दरमियान जो डिस्टेंस है डी, और वो सेम होना चाहिए तीसरी और चौथी स्लिट के दरमियान डिस्टेंस। तो ये दो चीज़ें लाजमी हैं जिससे आपको प्रोसेस या एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। पहली चीज़ कि ये जो स्लिट्स हैं इनकी अपनी थिकनेस इक्वल होनी चाहिए और उनके दरमियान जो स्पेसिंग या डिस्टेंस है वो भी सेम रहना चाहिए। तो आप देखें कहता है कि ये एक अरे यानी अरेंजमेंट है, लार्ज नंबर ऑफ पैरेलल स्लिट्स, लार्ज नंबर में, ठीक है, विद सेम विड्थ, तमाम की विड्थ सेम होनी चाहिए, मोटाई, ठीक है, एंड द स्पेस्ड इक्वल डिस्टेंस डी बिटवीन द सेंटर, और उनके दरमियान जो स्पेसिंग है जिसको हम डी कहते हैं ना, यहाँ पर विड्थ को भी डी बोला है लेकिन विड्थ को डी नहीं कहना, उनके दरमियान जो इक्वल डिस्टेंस है वो मतलब डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए उनके सेंटर्स के दरमियान या उनके दरमियान, ठीक है। तो हम इस तरह की अरेंजमेंट को बोल देते हैं डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। अब आगे कुछ हिस्ट्री है कि सबसे जो फर्स्ट वन जो सबसे जो पहली थी
वो किसने बनाई थी? नाम है फ्रॉनहोफर यूजिंग फाइन वायर्स। उसने तारों की मदद से बनाई थी। ये सिमेट्री है उसकी, देखें उसने ये फाइन वायर्स लगाई, तारे लगाई, दरमियान में बराबर बराबर वो जगह छोड़ता गया, तो इससे क्या बनी? एक डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग बन गई। ग्रेटिंग्स कैन बी मेड, इसको बनाने का दूसरा तरीका बताया जा रहा है, यूजिंग डायमंड पॉइंट टू स्क्रैच। अब डायमंड की जो नोक होती है ना, पॉइंट, उससे स्क्रैच करें क्या? मैनी इक्वली स्पेस्ड ग्रूव्स ऑन ग्लास या मेटल सरफेस। तो आप कोई ग्लास या मेटल ले लें, जैसा कि इस डायग्राम में मिल जाएगा आपको। देखिए ये आपने एक डायमंड पॉइंट ले लिया, ठीक है, उससे आप ऐसे स्क्रैच बनाने लग गए, ग्रूव्स बनाने लग गए किसी ग्लास या मेटल की सरफेस के ऊपर, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर। तो दरमियान में ग्रूव्स जो हैं वो काम करते हैं स्लिट का। जैसे स्लिट क्या होता है कि दो बैरियर के दरमियान खाली जगह होती है ना, ग्रूव ही होता है बेसिकली, वो स्लिट होती है, जो कि यहाँ पर आप बना सकते हो। दूसरा तरीका बताया है डायमंड पॉइंट के ज़रिए। बहरहाल आगे मूव करते हैं। और एक तीसरा तरीका भी है, बाय फोटोग्राफिक रिडक्शन ऑफ अ पैटर्न ऑफ ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स या स्ट्राइप्स ऑन पेपर। ठीक, तो अब हम देखते हैं ये तीसरा मेथड। तो बेटे आपने क्या करना है, ये रहा तीसरा मेथड। आपने एक पेपर के ऊपर वाइट और ब्लैक स्ट्राइप्स यानी पट्टियाँ बना लेनी हैं। उसकी आपने फ़ोटोग्राफ लेनी है, यानी एक तस्वीर ले लें, ठीक है, फ़ोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर। और फिर बेटे आपने उस पैटर्न को रिड्यूस कर देना है। रिड्यूस मतलब छोटा कर देना है, जिसकी वजह से ये जो लाइंस हैं ये करीब करीब आ जाएंगी, ब्लैक और वाइट लाइंस, ठीक है। एंड देन आपने इन लाइंस को पेस्ट कर देना है ग्लास की एक प्लेट के ऊपर। आपने वो फोटो सेंसिटिव कोटिंग कर देनी है, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये वैसा ही एक पैटर्न बन जाएगा, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग बन जाएगी। तो ये होता है फोटोग्राफिक रिडक्शन ऑफ अ पैटर्न। पैटर्न कौन सा लेना है? ब्लैक एंड वाइट स्ट्राइप्स ऑन पेपर। फोटोग्राफिक पेपर पर आपने ब्लैक और वाइट स्ट्राइप्स बना लेनी है और उसको फोटोग्राफिक रिडक्शन कर देनी है, यानी कम रिड्यूस कर देनी है जी। तो बेटे आगे कहता है फॉर अ ग्रेटिंग, यानी ये जो ग्रेटिंग होती है ना, व्हाट वी हैव बीन कॉलिंग स्लिट, जिसको हम स्लिट कह रहे हैं ना, आर ऑफन कॉल्ड रूलिंग्स और लाइंस। तो ग्रेटिंग के केस में हम रूलिंग्स या लाइंस कह देते हैं। जैसा कि आप ऊपर वाली जो मैंने इमेज दिखाई थी, यहाँ पर ये जो आपको नज़र आ रही है ना स्लिट्स, ये रूलिंग्स हैं, ग्रूव्स हैं, या इन्हीं को हम लाइंस बोल देते हैं। जो दरमियान में आप ग्रूव्स बनाते हो ना, किसकी मदद से? किसी डायमंड पॉइंट की मदद से जी। तो बेटे अभी हम ये पहला पैराग्राफ देखेंगे कि इसमें हमने ये देखना है कि जो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग है उसकी क्यों ज़रूरत पड़ी। यानी वो भी तो काम चला ही रही थी कि आप जैसे यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था ना, कि आप ये एक स्लिट बनाएं और फिर ये बैरियर रख के ये दूसरी स्लिट बना लें। आपको इतनी ज़्यादा स्लिट बनाने की थाउजेंड्स में ज़रूरत क्यों पड़ी? वजह ये है, मैं आपको पहले डायग्राम से दिखा देता हूँ। जब बेटे आप इस तरह एक स्लिट और दो स्लिट, टू स्लिट्स लेते हैं, तो जो आपको पैटर्न मिलता है ना, वो वहाँ पर जो ब्राइट फ्रिंज होती है इसको ना मैक्सिमा कहते हैं, मैक्सिमा, और जो डार्क फ्रिंज होती है उसको बोलते हैं मिनिमा। आप देख सकते हैं कि ब्राइट फ्रिंज आर वाइडली स्पेस्ड एंड ब्रॉड, यानी वो काफ़ी ज़्यादा फैली हैं और वो थोड़ी ब्रॉड यानी मोटी हैं, बड़ी हैं, यानी इतनी शार्प नहीं है, इतनी क्लियर एक्यूरेट नहीं है। लेकिन जब आप बहुत सारी स्लिट्स छोटी छोटी लेते हैं ना, मैनी स्लिट्स यानी डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में जैसे होता है, तो आपको इंटेंसिटी बड़ी शार्प मिलती है। यानी जो ब्राइट फ्रिंज मैक्सिमा है काफ़ी ज़्यादा शार्प है और बेटे नैरो एंड शार्प है, ठीक है। और जो आपको डार्क फ्रिंज मिलेगा मिनिमा, वो भी उसी तरह से नैरो एंड शार्प है। मतलब एक्यूरेसी का फ़र्क है। जो आप इंटरफेरेंस करवा के पैटर्न लेते हो वो बेहतर किस में आता है? डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में, जिसमें बहुत सारी नैरो स्लिट्स होती हैं। तो इफ़ वी इंक्रीज द नंबर ऑफ स्लिट्स इन एन इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट, अगर आप नंबर ऑफ स्लिट्स बढ़ा देते हैं वाइल कीपिंग द स्पेसिंग ऑफ एडजेसेंट स्लिट्स कॉन्स्टेंट, ये वही बात है कि दो स्लिट के दरमियान की जो स्पेसिंग है वो सेम रखनी है, कॉन्स्टेंट रखनी है। जैसे मैंने बताया कि ग्रेटिंग में दो चीज़ों का ख्याल रखना है। नंबर वन, जो स्लिट की अपनी विड्थ है, मोटाई है, थिकनेस है, वो सब में सेम रखनी है, तमाम स्लिट के बराबर होनी चाहिए। नंबर टू, स्लिट्स के दरमियान की जो स्पेसिंग यानी जगह है वो भी बराबर होनी चाहिए। तो क्या होगा? गिव्स इंटरफेरेंस पैटर्न इन विच द मैक्सिमा आर इन द सेम पोजीशन, यानी मैक्सिमा वही पोजीशन पे होगा, मतलब मैक्सिमा और जो पहली पोजीशन है ना,
यहाँ पर मैक्सिमम बन रहा था सेंटर पे, अभी भी सेंटर पे मैक्सिमम बनेगा, चाहे आप 2 स्लिट ले लें या ज़्यादा, पोजीशन सेम रहेगी बट प्रोग्रेसिवली नैरोअर, लेकिन ज़्यादा नैरो होगा इन केस अगर आप ज़्यादा स्लिट लेते हैं, ठीक है। देन 2 स्लिट यानी 2 स्लिट की निस्बत, बिकॉज दीज मैक्सिमा आर सो नैरो, क्योंकि अब ये काफ़ी नैरो हो चुके हैं, सो देयर एंगुलर पोजीशन एंड हेंस वेवलेंथ कैन बी मेजर्ड टू हाई प्रिसीजन। मतलब यही कि एक्यूरेसी या प्रिसीजन बढ़ जाती है जब हमने इस पैटर्न का एप्लीकेशन यानी किसी जगह पे यूज़ करना होता है, ठीक है। एज वी विल सी, यानी बाद में हम देखेंगे, दिस इफेक्ट हैज़ मैनी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। जब एप्लीकेशंस देखेंगे तो हम पढ़ेंगे कि ग्रेटिंग में कितने अच्छे रिजल्ट मिलते हैं एप्लीकेशंस यानी प्रैक्टिकली, जबकि अगर 2 स्लिट्स ले लें तो हमें उतनी एक्यूरेसी, उतनी प्रिसीजन नहीं मिल पाती। जी बेटे, तो अभी आपने इस 3rd पैराग्राफ में आ जाना है फिगर 15.16 की तरफ, तो ये आपको वो फिगर मिल जाएगी। अब इसमें क्या होगा, गौर से सुनना। इसमें बेसिकली ना बेटे, एक बैरियर है, दूसरा बैरियर, दरमियान में छोटी सी खाली जगह आपने बनानी है। बुक ने उसी खाली जगह में लाइट को रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। ऐसा फील हो रहा है कि कोई स्लिट है नहीं मगर है ज़रूर। तो क्या हो रहा है देखें ज़रा, पहले स्लिट्स काउंट करते हैं, एक खाली जगह यानी 2 के दरमियान, दूसरी स्लिट, तीसरी, चौथी और 5वीं। तो ये बात हमारी बुक लिखती है कि टोटल 5 स्लिट्स हैं, ठीक है, ओनली 5 स्लिट्स, लेकिन एक्चुअली ग्रेटिंग में सेवरल थाउजेंड यानी बहुत हज़ारों में स्लिट्स हो सकती हैं। तो हम इस पेज के ऊपर या आप अपने एग्ज़ाम के अंदर हज़ारों स्लिट्स बना तो नहीं सकते ना, तो इसलिए अब हमारे पास ना, गौर से सुनना, लाइट आ रही थी और बेंड हो गई, डायफ्रैक्शन इसी को तो बोलते हैं, लाइट आते हुए बेंड हो गई। और आप देख सकते हैं कि ये जो लाइट है ये तकरीबन एक दूसरे के क्या है, पैरेलल बन चुकी हैं। तो हम बोलेंगे कि एक तो ये बात कि जो स्पेसिंग डी है ना बिटवीन द सेंटर ऑफ एडजेसेंट स्लिट्स इज कॉल्ड द ग्रेटिंग स्पेसिंग। ये एमसीक्यू आता होता है कि ग्रेटिंग स्पेसिंग क्या चीज़ है। ग्रेटिंग स्पेसिंग बेसिकली 2 स्लिट, ये स्लिट और नीचे वाली स्लिट के दरमियान जो फासला है ना डी, उसी को बोलते हैं ग्रेटिंग स्पेसिंग। तो ये बात उसने लिखी है कि आपने एक प्लेन मोनोक्रोमेटिक वेव लेनी है, तो हम लाइट वेव ले लेते हैं, मोनोक्रोमेटिक यानी एक कलर वाली, ठीक है। और बाद में आपने उसको जो है ना वो कंडीशन वही इमेजिन करनी है कि जो स्क्रीन है ना वो फार इनफ यानी काफ़ी दूर है, दैट ऑल रेज इमर्जिंग फ्रॉम द ग्रेटिंग एंड गोइंग टू पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द स्क्रीन कैन बी कंसिडर टू बी पैरेलल। बहरहाल ये सारी पैरेलल हो जाएंगी, लेकिन हमने इनको स्क्रीन के ऊपर एक ख़ास पॉइंट पर मिलाना है। तो अगर हम ये इमेजिन करें कि लाइट की 2 वेव्स ऐसे जाकर एक पॉइंट पर मिल रही हैं, जैसे डायफ्रैक्शन में हम देखते हैं ना, जैसे मैं आपको 2-3 पेज पीछे लेकर आता हूँ और यंग्स एक्सपेरिमेंट में आपने पढ़ा था कि ये 2 स्लिट हैं, तो यहाँ से जो लाइट की वेव्स निकल रही हैं वो एक पॉइंट पर मिल रही हैं। अब जो बिल्कुल दरमियान वाला पॉइंट होता है ना, वो बेसिकली वो पॉइंट होता है जहाँ पर दोनों वेव्स ने सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया होता है और वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, तो ब्राइट यानी मैक्सिमा पॉइंट बनता है। लेकिन उससे जो अगला पॉइंट होता है उस पर डार्क यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। वजह ये कि एक वेव ने कम ट्रैवल किया ऊपर वाली ने इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए, जबकि नीचे वाली वेव ने कुछ एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल किया। एक्स्ट्रा डिस्टेंस 1/2 लैम्डा यानी इतना है कि दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर रही हैं और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। इसी तरह अगर हम उससे भी अगले पॉइंट पर जाएं, अगेन आपको एक ब्राइट पॉइंट नज़र आएगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का ही पॉइंट होगा। अभी भी एक वेव ने, ऊपर वाली वेव ने कम ट्रैवल किया और नीचे वाली वेव ने ज़्यादा, लेकिन फ़र्क ये है कि नीचे वाली वेव ने जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर किया वो बिल्कुल लैम्डा के इक्वल है, एक पूरी वेवलेंथ। तो इसलिए हमें ये जो पैटर्न मिलता है, कुछ पॉइंट ब्राइट मिलते हैं मैक्सिमा और कुछ पॉइंट डार्क मिलते हैं मिनिमा। तो बेटे आपने ये बातें इस नीचे वाले पैराग्राफ में पढ़ लेनी है कि जो मैक्सिमा हैं वो आपको मिलेंगे बिल्कुल जैसे 2 स्लिट पैटर्न में मिल रहे थे, तो मैंने 2 स्लिट का ही एक बार रिवाइज़ करवा दिया। तो यहाँ पर क्या होता है, जो पाथ डिफरेंस होता है ना, यानी दोनों वेव्स के दरमियान का फ़र्क, मैक्सिमा की बात कर रहे हैं, वो बेसिकली इंटीजर नंबर ऑफ वेवलेंथ होता है। यानी आपने पढ़ा था कि जो पाथ डिफरेंस है ना उसको डी साइन थीटा बोलते हैं, वो बराबर होता है n लैम्डा। n एक इंटीजर नंबर होता है,
एन क्या होता है, इंटीजर नंबर जो कि वेवलेंथ के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इंटीजर नंबर ऑफ वेवलेंथ का इंटीजर नंबर यानी एन लेमडा दिस इज इक्वल टू डी साइन थीटा, जो कि पाथ डिफरेंस है। पाथ डिफरेंस क्या होता है ये भी मैं रिवाइज करवा चुका हूँ। दोनों वेव्स किसी एक पॉइंट तक पहुँचने के लिए सेम ट्रैवल नहीं करती अगर वो सेंटर पे नहीं है। सेंटर वाले पॉइंट पे तो सेम ट्रैवल करती हैं, वरना एक जो करीब वाले स्लिट की वेव्स होगी वो कम ट्रैवल करेगी और जो दूर वाली वेव होगी वो थोड़ा ज़्यादा ट्रैवल करेगी। तो जिसकी वजह से हमारे पास ये इतना आ जाएगा पाथ डिफरेंस, जिसको हम डी साइन थीटा बोलते हैं। हमारी इस डायग्राम के अंदर वो वेव्स को पैरेलल कर चुका है लेकिन एक पॉइंट पर मिला नहीं रहा, तो मैंने इसलिए पिछली डायग्राम समझाई। सो आपको दोनों के दरमियान ये जो पाथ डिफरेंस मिलेगा वो डेल्टा एल लिखा है उसने, और ऊपर वो खुद बताता है कि ये जो डेल्टा एल है बेसिकली डी साइन थीटा है पाथ डिफरेंस। तो मैंने बताया है कि ये पाथ डिफरेंस डी साइन थीटा होता है, आपने यही यूज़ करना है। और ये बात आपको मिल जाएगी कि डी साइन थीटा बराबर होता है एन लेमडा के, और n एक इंटीजर है दैट मे बी 0, दैट मे बी +-1, +-2, +-3 एंड सो ऑन। अब बेटे इस चीज़ को यूँ समझते हैं कि n 0 कब होगा, +1 -1 कब होगा। आप देख रहे हैं कि जो बिल्कुल ये स्क्रीन समझ लें जहाँ पे इंटरफेरेंस की ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बनेंगी ना, तो जो बिल्कुल सेंटर वाला पॉइंट होगा जिस पर जाहिर है कौन सी फ्रिंज बनती है, ब्राइट फ्रिंज, वहाँ पर n 0 होता है, वहाँ पर n की वैल्यू हम 0 लेते हैं। अब उसके ऊपर भी एक डार्क इमेज बनेगी या फ्रिंज बनेगी और नीचे भी डार्क फ्रिंज बनेगी, तो वो n की वैल्यू 1 होती है। अब अगर आप ऊपर वाली को +1 लेते हैं तो नीचे वाली n की वैल्यू -1 ऑटोमेटिकली लेनी पड़ेगी, और ये फिक्स नहीं है। अगर आप ऊपर वाली n की -1 ले लें तो नीचे वाली +1 हो जाएगी, तो n की वैल्यू प्लस या -1 दोनों हो सकती हैं। इसी तरह इसके बाद अगेन ऊपर एक ब्राइट फ्रिंज और नीचे भी एक ब्राइट फ्रिंज बनेगी। तो यहाँ पर ये जो अब बनी है, यहाँ पर n की वैल्यू अगर 2 लेते हैं तो नीचे वाली n की वैल्यू -2 हो जाएगी। तो ये मेरे पास n का मतलब है और प्लस माइनस का भी मतलब है। अब ये बात आपको यहाँ से मिल जाएगी कि जो n +-1 लाइन्स है ना, वो बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर लाइन। ठीक है, n की वैल्यू 0 को नहीं, n की वैल्यू जब 1 होती है +1 या -1 दोनों +-1, दैट इज़ कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर लाइन। इस तरह जो n +-2 है उसको बोलना है सेकेंड ऑर्डर लाइन एंड सो ऑन, यानी +-3 हुआ तो थर्ड ऑर्डर लाइन बन जाएगी। अब बेटे इमेजिन करें, मैं ऐसे बता चुका हूँ कि हमने इस प्रोसेस के अंदर ना मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज़ करनी, यानी ऐसी लाइट जिसका एक सिंगल कलर होता है। लेकिन अगर हम यूज़ करते हैं वाइट लाइट, आपको पता है वाइट लाइट के अंदर एक कलर तो होता नहीं है, वाइट लाइट के अंदर होते हैं 7 डिफरेंट कलर्स, जो कि मैं इस लेफ्ट साइड पे लिख रहा हूँ, विबग्योर के नाम से आपने याद किया होगा। विबग्योर ये 7 कलर होते हैं जो वाइट लाइट के अंदर मौजूद होते हैं, जिनका नाम कुछ यूँ है, वॉयलेट, इंडिगो, बी फॉर ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो अगर मैं वाइट लाइट यूज़ करता तो मेरे पास एक मिक्स्ड सा पैटर्न आता। ठीक है, ये जो इंटरफेरेंस का पैटर्न है उनमें फ़र्क था। ये तमाम जो लाइट है ना, जो वाइट लाइट के कंपोनेंट है, तमाम लाइट वाइट लाइट के अंदर होती हैं, इनकी वेवलेंथ का फ़र्क है। अगर मैं इस साइड पर देखूं, यानी वॉयलेट, इंडिगो या ब्लू वाली साइड तक देखूं, तो ये साइड की वेवलेंथ लो होती है, यानी लो लैम्डा होता है। और अगर मैं ये रेड वाली साइड पे देखूं तो यहाँ पर वेवलेंथ यानी लैम्डा ज़्यादा हाई होता है, तो इसलिए यहाँ पर वेवलेंथ का फ़र्क है। तो अब ये चीज़ समझते हैं, इफ़ द ग्रेटिंग इज़ इल्यूमिनेटेड बाय वाइट लाइट विद अ कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेवलेंथ, जिसमें वेवलेंथ जो है वो मुसलसल डिस्ट्रीब्यूट होती है, सबसे पहले लो वेवलेंथ, फिर उससे ज़्यादा एंड अप टू वेरी हाई वेवलेंथ यानी रेड कलर वेवलेंथ। तो इस वाइट लाइट में ऐसा होता है। सो ईच वैल्यू ऑफ n corresponds टू कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम इन द पैटर्न। तो ये जो पैटर्न आपको मिलेगा उसमें n की वैल्यू कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम को बताएगी, कंटिन्यूस कलर्स को। द एंगल फॉर ईच वेवलेंथ इज डिटरमाइंड बाय इक्वेशन 15.7, यानी आपने इस एंगल थीटा को इस इक्वेशन से डिटरमाइन या मालूम करना है फॉर गिवन वैल्यू ऑफ n। मतलब आपको n बता दिया जाए तो आप इस थीटा एंगल को मालूम कर सकते हो। जो लॉन्ग वेवलेंथ है, यानी जो रेड एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम है, जो रेड साइड है, ये पूरा एक स्पेक्ट्रम होता है ना कलर का, तो ये जो रेड एंड होती है ना, वो बड़े एंगल पे जाके गिरती है। मतलब आप देख सकते हैं इस इक्वेशन में जो थीटा है वो डायरेक्टली रिलेटेड या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा वेवलेंथ है। मतलब अगर किसी लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा हुई ना तो वो ज़्यादा एंगल पर बेंड होगा। अब आप देख रहे हो कि रेड की
यहाँ पे लिखा है ना रेड एंड, उसकी लॉन्ग वेवलेंथ यानी ज़्यादा वेवलेंथ होती है, तो इस वजह से वो ज़्यादा बेंड करेगा, यानी थीटा एंगल भी ज़्यादा होगा। थीटा एंगल भला क्या है, लाइट ऐसे सीधी जा रही है और वो जितनी बेंड होगी तो वो मेन एक्सिस से थीटा एंगल बनाएगी। अब अगर ये रेड लाइट हुई तो थीटा एंगल बड़ा होगा, अगर ये ब्लू लाइट हुई तो थीटा एंगल छोटा होगा। ठीक है, तो अब वो कहता है देन दैट इज या आर डेरिवेटेड मोर फ्रॉम द स्ट्रेट अहेड डायरेक्शन, यानी स्ट्रेट डायरेक्शन से हम थीटा एंगल लेते हैं। देन डू द शॉर्टर वेवलेंथ, यानी शॉर्ट वेवलेंथ हुई तो स्मॉल एंगल होगा जैसा कि ब्लू एंड। तो सिंपल सी बात है कि अगर एंगल बड़ा होगा इट मीन उसकी वेवलेंथ ज़्यादा थी, और अगर वेवलेंथ कम हुई तो एंगल जो बेंड होने का एंगल है वो भी छोटा होगा। जी तो बेटे अभी हम इस लास्ट पैराग्राफ यानी इसको हम समझते हैं। ओके, तो लास्ट पैराग्राफ में हम अगेन उस इक्वेशन से एक चीज़ समझेंगे, वो है डी साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा, राइट। अगर मैं यहाँ से साइन थीटा को सेपरेट करूँ तो डी इधर मल्टीप्लाई तो इधर आके हो जाएगा डिवाइड, ये बन जाएगा साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा ओवर डी, ऐसे ही है ना। अब बेटे इस इक्वेशन में ना ये बताया जा रहा है कि जो साइन थीटा है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस रेशो लेमडा ओवर डी के, जबकि एन हमें पता है कि ये ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है, एन 1 होगा तो फर्स्ट ऑर्डर, एन 2 होगा तो सेकंड ऑर्डर, ऐसे। अब जो साइन थीटा में ये थीटा है ये बेसिकली क्या है, पिछले पैराग्राफ में देखा ये एंगल ऑफ डेविएशन है। एंगल ऑफ डेविएशन मैंने बताया कि लाइट सीधी जाती जाती कितना बेंड करेगी अपने सीधे रास्ते से, दैट इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन यानी थीटा। तो इस इक्वेशन में बस ये फिलहाल बताया गया कि जो साइन थीटा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेमडा बाय डी के। और बेटे अगर हम चाहते हैं कि ये जो थीटा है इसकी वैल्यू ज़्यादा हो, थीटा की वैल्यू ज़्यादा मतलब मुनासिब सी, थीटा की वैल्यू मुनासिब से क्या मुराद है कि लाइट जाती जाती इतना तो बेंड करे कि हमें जो डायफ्रैक्शन है वो क्लियर हो जाए, यानी अगर लाइट बहुत थोड़ी बेंड करेगी तो डायफ्रैक्शन एक क्लियरली आप ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, यानी हम चाहते हैं कि थीटा की वैल्यू ठीक ठाक हो। इसके लिए बेटे डी जो है उसको लेमडा के प्रोपोर्शनल यानी लेमडा के तकरीबन बराबर होना चाहिए, यानी डी को बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डी बहुत ज़्यादा होता है तो थीटा बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि थीटा और डी इन्वर्सली रिलेटेड है। यानी अगर डी ज़्यादा होता है, और डी है क्या, डी बेसिकली दो स्लिट के दरमियान का फासला है जिसको हम जो ग्रेटिंग एलिमेंट या ग्रेटिंग स्पेसिंग कहते हैं। यानी ये हमारे पास एक स्लिट है और ये दूसरी स्लिट है, इनके दरमियान है डिस्टेंस डी। मैं कह रहा हूँ कि इसको बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये बहुत ज़्यादा होता है तो एज अ रिज़ल्ट थीटा बड़ा कम जाएगा। थीटा कम होगा तो इट मीन लाइट जाती जाती बहुत थोड़ा बेंड करेगी और हमें जो पैटर्न है वो इतना क्लियर नहीं हो पाएगा या डायफ्रैक्शन इतनी क्लियर नहीं हो पाएगी। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो डी है वो लेमडा के रेलिवेंट हो, ताकि जो एंगल ऑफ डेविएशन थीटा है उसकी एक रीज़नेबल वैल्यू आए। तो बेटे इस सारी सिचुएशन को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। हम कहते हैं कि लेट सपोज हमने लाइट यूज़ की है विजिबल लाइट। विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो एक रेंज होती है 400 टू 700 नैनोमीटर, ठीक है। और अगर बेटे हम नंबर ऑफ स्लिट्स ले लें, यानी जो ग्रेटिंग के ऊपर स्लिट्स होती हैं वो ले लें 1000, नॉर्मली इतनी होती हैं, कितनी 1000 पर मिलीमीटर, ठीक है। तो अगर हम 1 मिलीमीटर की लेंथ में 1000 स्लिट बनाते हैं तो अभी हमने देखना है कि डी कितना होगा, क्योंकि जो डी है वही डिसाइड करेगा थीटा यानी एंगल ऑफ डेविएशन को, मतलब लाइट कितनी बेंड होगी, ठीक है। अब जो थीटा है जो डी है ना वो निकालते हैं। बेटे डी का फॉर्मूला होता है 1 ओवर नंबर ऑफ स्लिट्स, ठीक है। 1 ओवर नंबर ऑफ स्लिट्स से मुराद है रेसिप्रोकल ऑफ नंबर ऑफ स्लिट्स, यानी अगर स्लिट ज़्यादा हुई एक ख़ास लेंथ में तो डी कम हो जाएगा, यानी उनके दरमियान स्पेसिंग कम हो जाएगी, जाहिर है अगर स्लिट ज़्यादा हुई तो। अब हमने लिया हुआ है डी निकल आएगा 1 ओवर नंबर ऑफ स्लिट्स आपने ली हुई है 1000 पर मिलीमीटर, तो 1000 पर मिलीमीटर। अब यहाँ पर देखिएगा डी बन जाएगा 1 ओवर 1000 को मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 3 इस 1000 पर मिलीमीटर ऊपर चला जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा mm यानी मिलीमीटर में आ जाएगा,
अब मैं क्या करता हूँ, 10 की 3 को भी ऊपर ले जाता हूँ तो ये 10 की -3 बन जाएगा। तो ये बन जाएगा 1 मल्टीप्लाई अब हो जाएगा 10 की -3 मिलीमीटर। अब बेटे मैंने आपको ऊपर कुछ देर पहले एक बात बताई कि जो d है वो आपने लेमडा के बराबर या उसकी रेंज में लेना है, उसके करीब करीब लेना है, ताकि आपको थीटा एक रीज़नेबल वैल्यू मिल सके एंगल ऑफ डेविएशन की। तो अब जो है मैंने ये जो लेमडा, विजिबल लाइट की लेमडा ली हुई है ना वेवलेंथ, वो ली हुई है नैनोमीटर के अंदर, जबकि यहाँ पर मेरे पास जो d निकल रहा है वो फ़िलहाल मिलीमीटर में है। तो मैं इसको नैनोमीटर में तब्दील करूँगा। कैसे? अगर मैं बच्चे यहाँ पर लिखा हुआ है ना 1 × 10 की पावर -3, और सबसे पहले मैं इस मिली को ख़त्म करता हूँ, मिली की वैल्यू भी 10 की पावर -3 होती है, और अब मीटर बच गया। ठीक है, तो अब बेटे यहाँ पर देखें 10 की -3 और -3 कितना हो जाएगा, 10 की -6 × 1 मीटर। अब मुझे यहाँ पर नैनो इंट्रोड्यूस करवाने के लिए 10 की -6 को 10 की -9 बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये रहा 1 × 10 की -6 ऊपर पहले मौजूद है, यहाँ पर आप एक काम करें 10 की -3 से मल्टीप्लाई करवा दें, देन आप 10 की +3 से भी मल्टीप्लाई आपको करवाना पड़ेगा, और ये फ़िलहाल मीटर में है। नाउ यू कैन सी 10 की -6 और 10 की -3 ये हो जाएगा 10 की -9, ठीक हो गया, और साथ में 10 की पावर +3 बच गया, ओके, और साथ में ये मीटर बच गया। अब आपको पता है कि जो 10 की पावर -9 है वो नैनो, एक प्रीफिक्स है ना, उसके बराबर होता है। तो इसकी जगह हम नैनो और साथ में मीटर लिख देते हैं, और ये बन गया 10 की पावर 3 यानी 1000। तो ये निकल आया d की वैल्यू, ठीक है। तो हमारी बुक ने 1000 नैनोमीटर की वैल्यू लास्ट पे ज़रूर लिखी है, और वो भी कंडीशन इमेजिन की है कि 1000 स्लिट पर मिलीमीटर है, वेवलेंथ 400 to 700 नैनोमीटर है, मगर उसने ये सारी कैलकुलेशन नहीं की, आपकी मर्ज़ी, एक बार आपको समझाना लाजमी था। यानी अगर मैं विजिबल लाइट लूँ जिसकी लेमडा वेवलेंथ हो 400 to 700 नैनोमीटर, और मैं उसमें नंबर ऑफ़ स्लिट बनाऊँ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में 1000 पर मिलीमीटर, तो d यानी स्लिट के दरमियान का ये जो फासला है ये निकलता है 1000 नैनोमीटर। अब बेटे d की वैल्यू 1000 नैनोमीटर आई है, जो कि d की वैल्यू कितनी है 1000 नैनोमीटर, जो कि इस लेमडा के करीब करीब है, यानी इतना फ़र्क नहीं है, कुछ 100 का ही फ़र्क है। तो इसलिए इस कंडीशन में अगर विजिबल लाइट की ये वेवलेंथ ले, नंबर ऑफ़ स्लिट इतनी लें 1000, तो इस कंडीशन में ये दोनों एक तकरीबन रेंज में आ रही है, लेमडा और d, और ऐसी कंडीशन में थीटा ठीक ठाक होता है, और थीटा जब मुनासिब वैल्यू में होता है तो आप डायफ्रैक्शन को ऑब्ज़र्व कर सकते हो।